सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें। यस, हम लोग यहाँ पर, जी हाँ, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको मैम? ये एनसीईआरटी जो है हमारी एनसीईआरटी उसका मुझे चैप्टर 1 दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये आपका क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 1 है। और जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो मेरा 5 आवर्स का लेक्चर आया था उसमें से मैंने एनसीईआरटी के अंदर से ही चीज़ें आपको कराई थी। तो ये हमारा जी चैप्टर है। अब मैं आपको इसके अंदर से फिर क्या कराने वाली हूँ, अगर मैं पढ़ा चुकी हूँ तो मैं आपको इसके अंदर से इसके क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल कराने वाली हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे पास में RDBMS ये सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप क्या करिएगा। ये बुक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की, है ना। ये मैंने आपको बता भी रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना तो मैंने आपको फ्री में बता रखा है कि हाउ टू डाउनलोड इट। बाकी देखो, अभी आपने क्या करना है, एक पेज लेना है या एक कॉपी लेनी है, ठीक है। आपने उसके ऊपर अपनी तरफ से आंसर लिखने हैं। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे थ्योरी वाले हैं। अब आपको ये चीज़ मालूम है ना, लेकिन जैसे ये आउटपुट निकल रहा है कि ये 2 की पावर 3 का आउटपुट है, जो क्या होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, जो है बिल्कुल लिखेंगे। जैसे मैंने क्या किया है, इसकी स्लाइड बनाई है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्लाइड बनाने से पहले मैंने खुद ने इन सारे आंसर्स को पेज पर लिखा है। उसके बाद में उस पेज से देख देख करके मैंने स्लाइड है जो यहाँ पर बनाई है, ठीक है। ये वाली बात मैंने की है। तो मैं आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी पहले इसके आंसर्स खुद से करना, उसके बाद में आप इसको रीचेक कर लेना। अगर मान लीजिए हम बहुत ही कच्चे हैं, अभी कच्चे का मतलब है कि हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं पता, तो येस, आप फिर शुरू से ही कंटिन्यू हो लो, ठीक है। मेरी लेक्चर बन तो रहा है ना? हाँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते रहते हो और उसके बाद बनता ही नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो गया। खैर चलिए, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, अब मैं आपको बता चुकी हूँ एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के पहले चैप्टर जो हमारा DBMS SQL का है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है RDBMS क्या है, ठीक है। तो हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं उसके बिल्कुल डेफिनेशन के साथ में, फुल फॉर्म के साथ में। तो बिल्कुल हमें पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है जी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा जोर दे करके समझिए कि इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है। रिलेशन का मतलब होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्या ध्यान से सुनेंगे, रिलेशन का मतलब होता है जी टेबल, ठीक है। ओके, अब क्या चीज़ है कि हमारे पास में एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर क्या बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, ठीक है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमें करना है डेटा को मैनेज, ठीक है। हम डेटा को मैनेज करेंगे हमारी टेबल के अंदर, और उस टेबल पर हम एक सिस्टम को अप्लाई करेंगे। आज ये कौन सा सिस्टम? हम SQL का सिस्टम है जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे अप्लाई? क्योंकि वो जो टेबल में हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है, हम उस डेटा को फ्यूचर में फैच कर पाएँ, फ्यूचर में उससे कोई उससे कोई काम करा पाएँ, हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, अपडेट कर सकें, हम रिट्रीव कर सकें, उसमें कोई चेंज कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, व्हाटएवर जो भी हम चाह रहे हैं वो चीज़ें हो पाएँ। तो मैं एक बार इसको दोबारा से बताऊं, हम RDBMS की बात कर रहे हैं, डेटाबेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही हमारे पास में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन कैसा? R यानी कि रिलेशनल का मतलब टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो जो हमारा डेटा हमारे हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो एक टेबल की फॉर्म में है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम के द्वारा। तो इस पर एक जो है, देखिए, जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कौन सा? टेबल वाला। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगी। मतलब अगर हम बात करें हमारे डेटाबेस की, तो उस पर एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर की भाषा से ही समझाया जा सकता है, और इसके लिए हम अपनी SQL लैंग्वेज है जिसको फ्यूचर में जाकर के यूज़ करेंगे ये सारे ऑपरेशन को करने के लिए। इट अलाउ क्रिएटिंग a relationship between more than one table and access data from multiple tables easily। बिल्कुल, एक से ज़्यादा टेबल्स हम बना सकते हैं और उनको आपस में कंबाइन करके, जोड़ करके हम उनसे डेटा को फैच करा सकते हैं। RDBMS is a program that offers command to create, update, वो सारी चीज़ें, ये किताबी भाषा लिखी है, मैंने आपके NCERT से कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर सीधा, ठीक है। ये किताबी भाषा है, आम भाषा में मैंने आपको चीज़ बता दी है। अब अगर हम RDBMS की बात करेंगे तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल है जो है लिख करके आ जाना, अगर आपसे पूछा जाता है। बाय द वे, अगर हम पढ़ें इसको, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite,
ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो किताबी भाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपको रट्टा मार के यही टेप करके आने, कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से लिखते हैं। और एक तरीका है कि भाई हमें पता होना चाहिए द वे कि किस तरीके से चीज़ें किताब में लिखी हैं और किस तरीके से मैम ने हमें समझाया, फिर हम दोनों का मिक्सचर करके चीज़ों को लिख रहे होते हैं। अब आपके पास में आगे प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग क्लोज इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग क्लोज। पहला क्लॉज कौन सा है, ऑर्डर बाय। तो ध्यान से सुनिए, जब भी ये शब्द आपके सामने आए तो आपको एक ही चीज़ समझनी है और माननी है, क्या कि इसमें ना किसी सीक्वेंस की बात करी होती है। किसकी, सीक्वेंस की बात। सीक्वेंस क्या होगा, या तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस होगा, या फिर आप कह लीजिए मतलब असेंडिंग ऑर्डर होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, किसी ना किसी सीक्वेंस की, किसी ना किसी ऑर्डर की बात करी है। ठीक है, ऑर्डर बोले तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंने कहा कि हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर की अरेंज कर रहे हैं एक वे के अंदर, एक सिस्टम के अंदर। तो ये जो हमारी जो क्लॉज है, ये हमेशा हमारे लास्ट में लगता है जिस भी क्वेरी के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो डेटा जो टेबल में हमारा रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा, वो डेटा किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे लास्ट में ASC। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम DESC का यूज़ करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं इसको, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आगे चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब किताबी भाषा की बात कर ले। इट इज़ यूज टू सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऑफ कोर्स सॉर्ट करेंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ही करेंगे, है ना, कोई तीसरी बात तो आएगी नहीं इसके अंदर। इफ़ यू वांट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC कीवर्ड यूज़ करेंगे अब लास्ट में सबके। और अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए ASC यूज़ होगा, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ASC। ठीक है, ओके। हैविंग क्लॉज का यूज़ क्या है, पहले मैं किताबी भाषा से पहले अपनी तरफ से आपको समझा दूँ। हैविंग क्लॉज का यूज़ हम करते हैं ग्रुप बाय के बाद में। अब ये क्लॉज जो हमारा अप्लाई, ये कंडीशनल क्लॉज है। क्या कंडीशनल क्लॉज है, जैसे आपका वेयर क्लॉज होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं हमारे ग्रुप बाय के बाद में। देखिए ग्रुप बाय के बाद में आपको एक टेबल प्रोड्यूस होगी, उस टेबल के ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए इस हैविंग क्लॉज का यूज करूंगी। ठीक है, हैविंग क्लॉज के साथ में आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। हैविंग क्लॉज का यूज़ कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है उस टेबल पर जो ग्रुप बाय के बाद में हमारी टेबल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम इसकी किताबी भाषा की तरफ है जो चलते हैं, कहता है कि हैविंग इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप बाय फंक्शन रोज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इट विल वर्क एज सेम एज वेयर क्लॉज। करता तो है सेम काम वेयर क्लॉज की तरह, लेकिन वेयर क्लॉज आपकी पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जो आपका हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाय के बाद में जो प्रोड्यूस हुई टेबल है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी जो टेबल प्रोड्यूस हुई है अब उसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई कर दी। काम वेयर क्लॉज की तरह करेगा, बट वेयर क्लॉज पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो उस पूरी टेबल से हम डेटा को फैच कर रहे होते हैं। वेयर क्लॉज के साथ में किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन हैविंग के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चीज़ों को बढ़ाते हैं। कहता है कि साइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, साइट एनी टू डिफरेंसेस। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे हमारे सिंगल रो फंक्शंस की, तो सिंगल रो फंक्शंस यानी कि जो मेरे एक पर्टिकुलर रो पर अप्लाई होकर के मुझे एक सिंगल आंसर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन जिनको हम मल्टीपल रो फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन भी बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा रो पर अप्लाई होकर के हमें एक सिंगल आंसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये NCERT का आपका जो है इसको हम देखेंगे। देखिए कहता है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, इट ऑपरेट ऑन ए सिंगल रो एट अ टाइम। एक रो पर एक ही हमारा अप्लाई होगा, लेकिन ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ रोज पर, मल्टीपल रोज पर। दैट्स वाई इनको ग्रुप बाय फंक्शंस भी बोला जाता है, मल्टीपल फंक्शंस भी है जो बोला जाता है, मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा रो पर अप्लाई होकर के आपको एक सिंगल आंसर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसको एक तरीके से समझाऊँ, देखो आपके पास में एक टेबल बनी है, उसमें मान लीजिए एज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज डाल रही हूँ 3, 6, 5, 2 कुछ भी। ठीक है, अब
अब इसमें से मुझे सबसे बड़ा बच्चा चूज करना है, तो मैं मैक्स को यूज करूंगी। मैक्स क्या है? एक एग्रीगेट फंक्शन है। अब जब मैंने मैक्स को यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन के लिए इसको मल्टीपल रोज पता होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए, तब जाकर के मुझे इनमें से चुन करके बताएगा कि 6 बड़ा है। अगर मैंने यहाँ मिनिमम चूज करना होता तो ये मुझे इनमें से चूज करके बताता कि 2, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा होता ना कहीं, ठीक है। उसी तरफ हमारा जो ये वाला फंक्शन है, कौन सा? सिंगल रो फंक्शन, ये एक रो पर अप्लाई होगा। कैसे होंगी चीजें वो भी हम बताएंगे। अब ये कहता है कि इट रिटर्न्स 1 रिजल्ट पर रो, एक रिजल्ट का एक रिजल्ट, अब मतलब एक रो पर अप्लाई होकर के एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन ये मल्टीपल रोज पर अप्लाई होकर के आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, सभी के साथ हम इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब कहने का कि सेलेक्ट के साथ हम इसको किसी ना किसी हमारे एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ वेयर, ऑर्डर बाय ये सब यूज हो जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट क्लॉज ओनली, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट क्लॉज के साथ हम यूज कर रहे होते हैं। अब ये कहता है कि मैथ, स्ट्रिंग, डेट, ये सारे के सारे सिंगल रो फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास, अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो टोटल 6 प्रकार के हैं। मैक्स है, मिन है, सम है, एवरेज है, और हमारे पास में काउंट स्टार है, ठीक है। इनमें से ये सब के सब, ये जो 5 हैं, ये नल को एक्सक्लूड करते हैं और ये नल को इंक्लूड करके चलता है, ठीक है, राइट। ओके, आगे मूव करते हैं। तो आगे क्या कहता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब भी मेरे सामने बात आती है तो इसको हम किताबी भाषा में देखते हैं। उसके बाद में मैंने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल बना रखा है जिसके थ्रू मैं आपको चीजें समझाऊंगी। कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रेफर टू ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ रोज फ्रॉम 2 रिलेशन। ऑफकोर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 2 टेबल के ऊपर ही अप्लाई है जो होगा, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा टेबल भी है जो हो सकती हैं। मैक्सिमम 2 टेबल होंगी, सॉरी मिनिमम 2 टेबल होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। इट विल जस्ट रिटर्न अ प्रोडक्ट ऑफ रोज, यानी कि रोज मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका ये मतलब हुआ इस लाइन का। और सम ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे? जुड़ेंगे। अब ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके पास में 2 टेबल हैं, आप उन दोनों टेबल का डेटा फैच कर रहे हो, उससे तीसरी टेबल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो सभी का स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद में। हम लोग आई थिंक यहाँ पर पहुंच चुके थे, है ना। फिर बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, फिर हमें जाना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर भूल जाते हैं कि कहाँ तक हुई थी चीज़ें। ओके, तो हम लोग कुछ आई गेस यहाँ तक पहुँचे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। ओके, तो देखिए, चीज़ों को समझिए कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि भाई हम 2 टेबल के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि क्या चीज़ है, और अभी अब देखते हैं इसको। तो वापस 2 टेबल है, 2 से हमने कुछ तीसरी टेबल का निर्माण यहाँ पर किया है। अगर हम जॉइंट्स की बात करें ना, तो आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम आम भाषा में या फिर हम इसको आम या फिर खास भाषा कुछ भी कह लीजिए, हम इसको क्रॉस जॉइन भी है जो बोल रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी दोनों टेबल को जैसे कि आपने कहा सेलेक्ट, ठीक है, बोले तो स्टार फ्रॉम पहली टेबल का नाम कॉमा दूसरी टेबल का नाम, दैट्स इट। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने क्या कर दिया? 2 टेबल को कुछ बिना कंडीशन के कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया इस तरीके से। फिर आता है आपके पास में यहाँ पर इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में इक्वल्स टू ऑपरेटर लग करके, एक वेयर क्लॉज लगा करके आप एक कंडीशन लगा रहे होते हैं कि भाई दोनों की जो प्राइमरी और फॉरेन की है बराबर है, उनकी वैल्यूज जो सिमिलर आप लोगों के एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो वैल्यूज आपके पास में कुछ फैच होकर के आ जाए। नेचुरल जॉइन में क्या चीज़ हो जाती है कि इक्वी जॉइन में जब आप 2 टेबल से डेटा को फैच कर रहे होते हो, तो जो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं आप लोगों के मतलब सेम नाम के जो कॉलम होते हैं वो डुप्लीकेसी हो जाती है। तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल जॉइन शब्द है जो नेचुरल जॉइन इसका यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू नेचुरली जॉइन हो जाती है आपकी टेबल। खैर, इसको हम लोग करेंगे। अभी देखिए, क्रॉस जॉइन की बात हो रही है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो चलिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी जो शायद मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया होगा जब इसकी डेफिनेशन हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। ओके, ये वाली है ना। तो इसमें क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड सम ऑफ द कॉलम्स। ये क्या किस्सा या कि क्या कहानी है? क्योंकि यही आपका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही से बात शुरू और खत्म हो जाती है। इसके अंदर आपको ये याद रखनी है क्या? रोज मल्टीप्लाई, कॉलम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये किस्सा, ये कहानी हम लोग बिल्कुल याद कर रहे होंगे, रख रहे होंगे, जो भी आप कह लीजिए। अब इसमें क्या है कि आपके पास में एक टेबल बनी है जिसका नाम है कलर। इसमें एक टेबल है जिसका नाम है जी शेड्स। ओके, कुछ भी कह लीजिए। अब देखो क्या चीज़ है,
अब कुछ भी कह लीजिए, देखो दोनों टेबल है जो आपके पास में, रिलेशन कलर, रिलेशन शेड्स। अब कहानी कुछ इस प्रकार से होती है आपके पास में कि आपने देखिए, शायद ये दिख नहीं रही होगी लाइन, लेकिन आपने क्या किया, पहली टेबल दूसरी टेबल, अब जो आपकी नई टेबल प्रोड्यूस होकर के आएगी ना, उसमें इस टेबल की जो रोज होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी होंगी और कॉलम्स होंगे वो आपस में जुड़ चुके होंगे। तो इससे आपकी जो टेबल प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके से होगी, देखिए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसे होता है कि आपकी पहली टेबल है ना, उसके मतलब जैसे आपने कलर को पहले रखा है, ठीक है, तो इस टेबल का जो भी मेरा डेटा है वो बाकी सब के साथ में आएगा, ठीक है, तो वो इस तरीके से आपका सारा का सारा आ रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो देखिए, आपके पास में पहला कौन सा है, रेड है ना, तो वो क्या करेगा, लाइट के साथ में आएगा, फिर ग्रीन वाला देखो, फिर ब्लू वाला देखो, फिर पिंक वाला देखो, देन आपका देखो ये डार्क के साथ में, ये डार्क के साथ में, ये डार्क के, तो वो चारों के साथ में आ रहा है, ये गोल्डन मतलब दूसरी टेबल के। अब आप देखिए आपके पास में किस तरीके से ये रोज मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो आपका रोज मल्टीप्लाई, कॉलम और कॉलम आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 टेबल्स का। खैर मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको बता रखा है जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, तो अभी सिर्फ स्लाइड के थ्रू चलते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी प्रैक्टिकल के मूव ऑन कर जाएंगे। एक टेबल आपने बनाई, दूसरी टेबल कुछ वैल्यूज़ आपने डाली, तो ध्यान से सुनिए कि क्या चीज़ है। आपने यहाँ पर क्या कहा कि शेड और कलर टेबल 2 आपके पास में है, ठीक है, तो आपने पहली टेबल देखिए प्रिंट कराई, दूसरी टेबल आपने प्रिंट कराई। अब शेड और कलर, शेड नाम की टेबल कहाँ है, यहाँ है, तो इसके चारों एट्रीब्यूट देखो फिर इसके चारों एट्रीब्यूट्स देखो, एक सेकंड रुकिए, चारों नहीं, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, डेटा है ना, लाइट डार्क गोल्डन लाइट, लाइट डार्क गोल्डन लाइट, ये आ गया, फिर आपके पास में ये आ गया, फिर आपके पास में ये आ गया, फिर आपके पास में ये आ गया। अब ये देखो क्या हो रहा है, दूसरी टेबल के पहले एट्रीब्यूट के साथ में चारों आ गए, फिर इसके साथ में देखिए, फिर इसके साथ में, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है आपकी, अभी आपने कौन सी टेबल है, रेड ग्रीन ब्लू पिंक वाली टेबल है ना, ये इसके चारों के साथ में मतलब एक ही डेटा के साथ में, फिर ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, फिर ये इस तरीके से, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको पहले रखोगे दूसरे वाला एट्रीब्यूट के साथ में वो मतलब वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये किस्सा, ये कहानी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर थी। अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, कहते हैं कि जैसे रणबीर हैज़ क्रिएटेड ए टेबल नेमली जिसका नाम है ट्रायल 1, जिसके अंदर 7 कॉलम है, कितने कॉलम है 7, और उसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड कितनी है, यानी कि रो कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ये कहता है कि अनदर टेबल नेमली ट्रायल 2, जिसका नाम है ट्रायल 2, उसके अंदर 4 कॉलम है ठीक है, और रिकॉर्ड कितने हैं, 7 रिकॉर्ड या रो है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों टेबल का, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो रोज और रोज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास में 21 रो आ जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी, और कॉलम कितने हो जाएंगे, 7 4 11, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 11 हमारे पास में डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये वाले, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 11 क्या हो गई हमारे पास में, हमने सही ही लिखा है क्या, 11 क्या हो गए, कॉलम हो गए यानी कि डिग्री, ओके, फिर 21 क्या हो गई, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को सही कर रहे होंगे। तो जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप या तो बीच में जॉइन लिख दीजिए या बीच में क्रॉस जॉइन, बट याद रखिए हम कोई कंडीशन वंडीशन नहीं दे रहे होते, कंडीशन दे रहे होते तो वो हमारा इक्वी जॉइन बन जाता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाएंगे उसके अंदर। खैर आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है कि राइट द नेम ऑफ द फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन आपके पास में आता है टू डिस्प्ले डे लाइक मंडे ट्यूसडे, आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे वाला दिन आपको खैर बताना है। देख रहे होंगे हमारे इस वाले कॉलम के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा, है ना, तो इसमें क्या है, टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डेट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो देखो डे नेम मुझे जानना है, मंडे ट्यूसडे, है ना, तो मैं क्या करूँगी, डे नेम, है ना, तो अगर इंडिपेंडेंस लिखना है तो 1947 8 आप 15 लिख सकते थे। बाय द वे अगर आगे चलेंगे तो कहता है कि आपको क्या करना है, डिस्प्ले स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो हम मिड का यूज़ कर लेते हैं, हम सब str का यूज़ कर लेते हैं, हम सब स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर बोला है ना, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालने की बात बोली है। आगे कहता है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ
इन विच यू वर बोर्न, तो आपको नेम, महीने का नेम जानना है। सो मैं क्या करूँगी, डे नेम में डे नेम किया था, तो मंथ नेम में मंथ नेम करूँगी। ठीक है, फिर आपको कहता है कि डिस्प्ले द कैपिटल। ओके, तो यू केस बढ़िया रहेगा, या फिर अपर भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खैर हमारा आंसर, क्वेश्चन, उत्तर यहाँ पर है। ठीक है, डे नेम है सबस्ट्रिंग, सबएस्टियर, मिड, मंथ नेम। ठीक है, केस ये यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास में है आगे वाला फंक्शन विच इज सिंग एसक्यूएल कमांड। आपने लिखा है पावर दिए, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि, ठीक है, तो इससे हमारे पास 8 है ना, आंसर आएगा। ओह, अगला वाला मैंने बता दिया। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या चीज़ है आपके पास में, आपने अगले वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे होंगे। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, राउंड आपने लिखा 2, सो बोले तो यानी कि पॉजिटिव है, तो हम आगे वाले को लेंगे, तो यानी कि 123.23 ऐसा लिया हमने। अब देखो इसके आगे क्या है, 4 है, तो बिल्कुल 4 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर 4 से बड़ा कोई नंबर होता है, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा बड़ा होता, तब हम इस 23 को 24 कर रहे होते। अभी हमारा यही आएगा। फिर आपने लिखा है -1, माइनस मतलब हमारा इधर को जाएगा, तो अभी आपने क्या किया, 3 4 2, 2 की जगह क्या आएगा, 0 आपके पास में। अगर जो है ये जिसको आप 0 कर रहे होते, ये 5 या 5 से बड़ा होता तो वो 34 की जगह 35 होता, लेकिन अभी 340 का 340 आएगा, तो हमारा 123 ठीक है। आगे चल रहे होंगे, आगे चल रहे हैं, तो लेंथ 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 LENGTH। ओके, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 21 है। थैंक गॉड सही काउंट हुई। ओके, कहता है कि ईयर 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 आपके पास में आया, आपने 1979 निकाल लिया, मंथ आपने निकाल लिया 11, डे कौन सा है 26, डे नेम कौन सा है, सॉरी मंथ नेम कौन सा है, नवंबर, है ना। अब देखो क्या चीज़ है इसके अंदर, कहानी देखो, कहानी देखो क्या हो रही है। हम MySQL यूज़ कर लें, उसमें पहले क्या होगा, ईयर होगा, फिर क्या होगा, महीना होगा, फिर क्या होगा, डे होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और हमेशा इसको डबल या सिंगल कोट में दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 1979 11 26 एंड नवंबर। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेफ्ट 3, तो यानी कि लेफ्ट साइड से 3, तो IND कैपिटल में ही आएगा, राइट से 4, तो ENCE। ठीक है, तो आपके पास में 4 राइट साइड से। अब ये कहता है मिड, तो ध्यान से सुनिए जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 3 से हो जा शुरू। ठीक है, 1 2 3, तो यानी कि F से शुरू होगा, और 4 पूरे करेक्टर टोटल, तो FORM काउंट कर लो कितने हैं, 4 है, तो बस FOMRM। ठीक है, ओके, आगे भी था क्या, ओके आगे देखा नहीं, लेकिन सब STR में क्या करेगा, 3 से शुरू करेगा, तो 1 2 3, A से पूरा एटिक्स चलेगा आपका, ACTICS, क्योंकि आपने 3 से शुरू किया, आपने एंड नहीं बताया ना, तो एंड वो लास्ट तक चलेगा इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपकी एक टेबल है, सुपर ज्यूपर क्योर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पहली क्वेरी लिखनी है, क्रिएट द टेबल जो आपके पास में है, और आपको क्या करना है, प्रोडक्ट विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, क्रिएट ए टेबल प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, टेबल का नाम प्रोडक्ट है। ओके, सो एक बार हम बनाते हैं, उसके बाद में मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाई हमने, कैसे लिखी। सो आप क्या करेंगे, अगर आपको चंद सेकंड के अंदर सीखना है कि आप टेबल कैसे बनाएंगे, आप क्या करिए, खैर चलिए यहीं पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्रिएट टेबल, क्योंकि यहाँ पर डेटा दे रखा है ना आपके पास में। चलिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम इस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, पी कोड के अंदर आपने क्या किया, ये P लिखा हुआ है, तो इट इज कैर दे दे, कैर के अंदर आप 3 करेक्टर दे दो, क्योंकि 3 ही आ रहा है। फिर आपके पास में P नेम है ना, P नेम के अंदर आप वैरकैर दे दो, वैरकैर 30 दे दो या 50 दे दो। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, यू प्राइस, इंटीजर है सारा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मैन्युफैक्चर, MANUFACTURE, और क्या आ रहा है, कैर या वैरकैर, इट कैन बी वैरकैर, है ना, और कॉमा में 30 दे दिया। ठीक है, अब बंद कर दो इसको, बन गया। कंस्ट्रेंट हमने दिए नहीं है,
तो कंस्ट्रेंट आप इसको प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको आगे इसके प्राइमरी की लिखना है। आप इसको नॉट नल बना सकते हो, इसमें नॉट नल दे देना, ठीक है। और तो क्या ही रखोगे, डिफ़ॉल्ट रख देना। इसकी वैल्यू कितनी, डिफ़ॉल्ट मत रखना, चाहे रखनी हो तो 245 रख देना, ठीक है। ये कर लेना बस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर तो हमने क्या किया है, क्रिएट अ टेबल। यस, वी हैव क्रिएटेड दिस टेबल विच नेम इज क्रिएट प्रोडक्ट। तीनों चारों वैल्यू आपने प्राइमरी की रखी, नॉट नल दे दिया, कोई और देना है तो आप दे सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके पास में आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। ओके, सो आप प्राइमरी की किसको बना रहे होंगे, ऑफ कोर्स हम लोग इसको प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस बनता ही नहीं है। तो द प्राइमरी की विच इज पी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव दैट इज लिस्ट द प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड लिस्ट द प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, सेलेक्ट पी कोड कॉमा प्रोडक्ट का नाम, यू प्राइस, ठीक है। और ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट, और क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिखा है तो नेम, अब डिसेंडिंग है तो इसके बाद DESC कॉमा, इसमें लिखा है पी नेम, अगर सेम है तो असेंडिंग, तो मैं क्या करूँगी, अगर सेम सेम वाले हैं, है ना, तो ASC या फिर देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो हमारी क्वेरी ये हो गई, आपको बढ़िया हैंड राइटिंग में यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ओके ओके, सो अब आगे वाली क्वेरी कहता है कि राइट ए क्वेरी, हमने कहा ठीक है। कह देता है कि ऐड न्यू कॉलम डिस्काउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हमें न्यू कॉलम डिस्काउंट जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, जोड़ना है क्या, DISCOUNT, और डिस्काउंट इंटीजर रख दो, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो इसमें डेसिमल है, वो तो आपको ऑप्शन देख करके आइडिया लग जाएगा, बाकी इसने कुछ बोला ही नहीं है तो हम कुछ भी रखें बोले तो। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट इन द टेबल प्रोडक्ट एज 10% ऑफ यू प्राइस for all those products where U price is more than 100, otherwise the discount will be 0. Calculate the value of the discount in the table product as 10%. ठीक है, डिस्काउंट में अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम डाल रहे हैं। अपडेट, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। सेट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, और डिस्काउंट लगेगा ना तो हम 10%, यानी कि हम क्या करें, यहाँ पर क्या है, यू प्राइस है ना, तो हम करेंगे यू प्राइस मल्टीप्लाई 0.10, ठीक है। देन आपने क्या किया, फॉर ऑल दोज वेयर द प्राइस इज फेयर, ठीक है। इसमें एक और गड़बड़ है, मैं वो बताती हूँ, पहले ये क्वेरी लिख ले, वेयर यू प्राइस इज ग्रेटर, नहीं मोर देन 100 ना, एक सेकेंड, मोर देन 100, ठीक है। अदरवाइज देखो ये 0 वाली बात है ना, तो इस क्वेरी को चलाने से पहले आप ये क्वेरी चला देना, अपडेट प्रोडक्ट सेट डिस्काउंट 0, क्योंकि अदरवाइज 0 है ना, तो जो बाकी वाले हो जाएंगे आपके, है ना। तो एक बार इसको चेक करें हम लोग। ओ
मम्मी क्या किया हमने, कट क्यों किया? कंट्रोल जेड होता है इसमें? इसमें कंट्रोल जेड नाम की कोई चीज होती नहीं है। मैंने पेन चेंज करना था और मैंने कट कर दिया। चलो इट्स ओके, आपने देख लिया ना। हमने सही लिखा होगा, है ना, 0.10 मल्टीप्लाई लिखा होगा, है ना। अदरवाइज 10/100 कर सकते थे, है ना। अब इतने भी गजनी नहीं है, थोड़ी तो चीज़ें याद रहती हैं, है ना। चलिए अब आगे वाली चीज़ चलते हैं, और कहता है राइट द क्वेरी ऑफ द फॉलोइंग, राइट द क्वेरी ऑफ द राइट द क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। ओके, सो किसके लिए? इंक्रीज द प्राइस बाय 12% फॉर ऑल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डव। ठीक है, इंक्रीज करना है, यानी कि डेटा ऑलरेडी है उसको अपडेट करना है। अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। सेट क्या करना है? प्राइस, यू प्राइस करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है ना, तो यू प्राइस प्लस, ठीक है, क्योंकि आपको इंक्रीज करना है 0.1 मल्टीप्लाई यू प्राइस, ठीक है, ओके। और मैन्युफैक्चर तो वेयर मैन्युफैक्चर MANUFACTURE इज इक्वल्स टू DOVE। सही लिख रहे हो आप भी, ठीक है। तो अपडेट प्रोडक्ट सेट टिक 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 एंड टिक 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 टिक, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इंक्रीज करना, तो इसीलिए प्लस लगा दिया। अदरवाइज आप 0.12 लिखने की बजाय यू कैन गिव 12/100, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेरी दैट वी हैव व्हिच इज डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच मैन्युफैक्चरर। ईच मैन्युफैक्चरर आ गया, अब ग्रुप बाय का यूज होगा। तो आपने क्या लिखा? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय मैन्युफैक्चर MANUFACTURER, है ना। ओके, तो फिर सेलेक्ट, ठीक है। और अच्छा, मैन्युफैक्चरर नहीं लिखना है यहाँ, मैन्युफैक्चर लिखना है ना, क्योंकि हमें इसकी तरफ देख करके थोड़ी लिखना था। यहाँ एट्रीब्यूट का नाम तो मैन्युफैक्चर ही है, ओके। फिर आप क्या करोगे? आपने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट का टोटल काउंट, और पी कोड लिख दो, टोटल कितने हैं, और फ्रॉम टेबल का नाम इज प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया हमारा भाई साहब? यस, हो गया, ओके। अभी भी मैं इसको कट करने वाली थी, थैंक गॉड याद आ गया, है ना। सो मैन्युफैक्चरर, अपने स्टार नहीं लिखा, अंदर अगर पी कोड लिखा है दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। सो ग्रुप बाय, तब आपके पास में टेबल बन करके आ जाएगी। इधर मैन्युफैक्चरर यानी कि सर्फ कितने हैं? 1। कोलगेट कितना है? 1। लक्स कितना है? 1। पैप्सोडेंट कितना? 1। डव कितना है? 2, ठीक है। सो लाइक हाउ, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अगली क्वेरी की तरफ। ओके, सो इसका आपको आउटपुट बताना है। ओके, इसमें एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि एवरेज नाम का फंक्शन नहीं होता है, यू हैव AVG फंक्शन। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर AVG होता तो क्या आंसर होता, ठीक है। सो देयर वी आर फाइंडिंग हियर एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो आपके पास में देखिए मैन्युफैक्चरर, तो पहले आपके पास में देखो सर्फ डिस्प्ले हो जाएगा, कोलगेट, लक्स, पैप्सोडेंट, डव। तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो योर आउटपुट विल बी लाइक हाउ, राइट। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट वन की तरफ, नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। तो आपको क्या करना? काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम। तो अब आपके पास में आपका आउटपुट ऐसे आएगा, काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम, है ना। ऐसा टेबल बना होगा, ठीक है। और उसके अंदर डिस्टिंक्ट पी नेम, पी नेम, पी नेम। तो देखिए पहले आएगा वॉशिंग पाउडर, फिर टूथपेस्ट, फिर सोप, फिर शैम्पू, ठीक है। ये दोनों डिस्प्ले नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं। ओके, दैट्स माय बैड, दैट्स माय बैड। तो आपके पास में 4 आंसर आएगा, ठीक है। काउंटिंग हो रही है ना। सो जिसको मैंने गुड मारा है वो डिस्प्ले नहीं होंगी, उसकी काउंटिंग होगी, 4 आएंगे क्योंकि काउंट लगाया ना आपने, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सो राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। ओके, सो हमें फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। क्रिएट द डेटाबेस। ओके, सो हम क्या करेंगे? डेटाबेस के लिए क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी होती है? क्रिएट डेटाबेस, और यहां पर इस प्यारे से डेटाबेस का नाम लिख करके सेमीकोलन।
ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, सेमीकोलन हम भूल गए देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है क्रिएट द टेबल स्टूडेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। अपने आप से डेटा टाइप आपको बनाना है, ये स्टूडेंट टेबल है। ओके, तब आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब आप उसमें देखो फटाफट से एडमिशन नंबर विच इज इंटीजर and you can give to this the primary key. Okay, cool. Then we are giving here name and then we are giving here varchar and which is coming 20 st code and which is char and you can give 3. ठीक है, otherwise varchar भी दे सकते हो, it's okay. ठीक है, सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल आपने नहीं रखा प्राइमरी की, इट्स ओके, दैट्स योर चॉइस। इसने दिया भी नहीं था, अगर लिखता तो हम दे देते, अदरवाइज दैट्स टोटली फाइन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वाली क्वेरी। ओके, सो अब आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट एंड स्ट्रीम। ये स्ट्रीम टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें प्राइमरी की कौन है, ये है। प्राइमरी की शर्त क्या होती है, ऑलवेज यूनिक एंड ऑलवेज एक टेबल में एक, और हमेशा नॉट नल। ठीक है, और फिर इसके अंदर ये प्राइमरी की है एडमिशन, तो स्टूडेंट के अंदर एडमिशन नंबर। खैर अगर ये प्राइमरी की यहाँ कह रहा है तो इधर हमको बनानी भी चाहिए थी वैसे, है ना। हाँ, तो पर हमने बना ली, दैट इज टोटली फाइन, है ना। ओके, सो ये हो गया और इसके अंदर एसटी कोड हो गया। ठीक है, अब ये कहता है फॉरेन की, फॉरेन की आपकी ये वाली है, क्योंकि दोनों में देखो सेम सेम है ना और डेटा भी सेम है, सो दैट्स योर फॉरेन की। ठीक है, सो लाइक हाउ हमने दे दिया, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द फॉरेन की फ्रॉम द टेबल स्ट्रीम। ओके ओके, दैट्स माय बैड। हाँ, हमने पूरी चीज नहीं पढ़ी, स्ट्रीम टेबल में तो फॉरेन की है ही नहीं है, फॉरेन की तो इस टेबल में है ना। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई फॉरेन की फ्रॉम द टेबल स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर कोई भी फॉरेन की नहीं है, फॉरेन की इसके अंदर है, तो हमें यहाँ पर सही लिखा हुआ है बुक के अंदर कि भाई 9 फॉरेन की है। अगर हमें इसके अंदर पूछता स्टूडेंट टेबल में, तब हम बता रहे होते, है ना। ठीक है, तो ऊपर हमने ये बता दिया फॉरेन की ये वाली, और इसके अंदर ये बने थे। अच्छा ठीक है, अब देखो 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 क्या चीज़ है, इसमें हमें दोनों में ही बताना था, हम सही ही जा रहे थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन को ऊपर नीचे लिख दिया तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। बाय द वे हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले वाली में बताना और उसकी फॉरेन की बताना, जो हमने सही ही बताया था, ये भी सही बताया था, बस ये वाली चीज़ रह गई थी बताना, फॉरेन की हो गया। ठीक है, आगे चलते। अब ये कहता है कि जय हैज़ नाउ चेंज्ड हिज स्ट्रीम टू ह्यूमैनिटी। ओके, जय ने अब उसकी स्ट्रीम है जो ह्यूमैनिटी कर ली है। ठीक है, तो हमें उसकी जो की है, सॉरी उसका जो है स्ट्रीम, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे क्या, अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट एंड देन सेट st code is equals to, st code is equals to ह्यूमैनिटी का क्या है S03, इतना करके सबका आ जाएगा, लेकिन हम कहेंगे वेयर नेम इज इक्वल्स टू j। फॉर बेटरमेंट आप एडमिशन नंबर दे सकते हो, बिकॉज दिस इज आवर प्राइमरी की, मे बी j किसी और का भी नाम हो सकता है, तो ये आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमारी बुक में गिवन है S03 का 211, तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि तो हमारे पास कोई नेम जेन है नहीं, तो इसलिए हमने लगा दिया, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेरी, दैट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ 4 स्टूडेंट्स हुज नेम एंड विद द करेक्टर A, ऑल्सो अरेंज द स्टूडेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या कराना, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। ठीक है, वेयर नेम लाइक और एंड्स विद ना %A, ऑर्डर बाय और नेम
ASC लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यारी सी क्वेरी थी, इजी सी, ठीक है, लिखी दी हम लोगों ने। तो हम लोग कर रहे होंगे सेलेक्ट नेम, ठीक है। इसको हम वैसे कैसे भी कर सकते थे, ज्वाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर, बट क्योंकि तो सेलेक्ट एक ही चीज़ में पूछा है तो इतना करने की ज़रूरत होगी नहीं। नेम और फ्रॉम टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट, और क्या लिखेंगे, ST कोड, सॉरी वेयर क्लॉज नहीं लगा, ST कोड इन ह्यूमैनिटी कितनी है और साइंस कितना है, S01 S03, इतना करके बहुत है क्या? नहीं, आगे भी चीज़ पूछी है। ऑर्डर बाय, ठीक है, तो आप करोगे ऑर्डर बाय, प्लीज स्पेस देना। क्या है, नेम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, नेम भी पूछा है, एक सेकेंड, नेम और उसके बाद में एडमिशन नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा है हम लोगों ने भी, ठीक है। आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते थे, बट क्योंकि तो सिलेक्शन में कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैंने भी ज्वाइन नहीं लगाया इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम हैविंग मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, ग्रुप बाय का यूज़ करना है, ठीक है। तो ग्रुप बाय, पहले तो देखिए हम ST कोड, सारे स्ट्रीम्स का ग्रुप बन जाएगा। सेलेक्ट में भी ST कोड लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ काउंट स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, एंड हैविंग भी लगाना है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, ठीक है। ओके, तो यानी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, काउंट स्टार हो गया, स्ट्रीम देनी है तो मैंने हैविंग के साथ में S कोड लगा दिया, और उसमें भी मुझे काउंट करके बताना है कि जो एक से ज़्यादा है तो हैविंग क्लॉज लग गया, ठीक है। हम अपनी क्वेरी को साफ कर रहे होंगे एंड बिल्कुल चीज़ पा रहे होंगे, काउंट स्टार है जो इसके अंदर लिख देना। खैर आगे चलेंगे, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स वेयर स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बाय का यूज़ होगा हमारा ज्वाइन का, ठीक है। नेम, स्ट्रीम वैसे ना भी करो तो भी ठीक है, बट हम कर देते हैं क्योंकि इसमें क्या लिखा है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो स्ट्रीम भी लगा ही देते हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि अगर साथ में लगा भी दोगे तो भी सही है, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि पर्टिकुलर बोला नहीं गया है, बट पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्ट्रीम में कौन है, तो कर दो वेयर स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम, पहली टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और दूसरी टेबल का नाम क्या है, स्ट्रीम, और वेयर क्लॉज लगा दें, नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, वेयर क्लॉज, और इसका नाम S रख दें, इसका नाम ST रख दें, तो S डॉट ST कोड एंड टिकी 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 इज इक्वल्स टू ST डॉट ST कोड ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, और एडमिशन नंबर कौन सी टेबल का, इसी का होगा, S डॉट का, और DESC, ठीक है, ठीक है। अब हम अपनी बुक के अंदर भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने अलग से S नंबर और लगा दिया जो मुझे पूछा नहीं है, बट फिर भी दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। ओके, अगर आपको किसी बुक में ना भी दिखे तो भी वो भी ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कुछ भी। शो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड स्ट्रीम, ठीक है, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, हो गया,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहते हैं डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी? अगर हम कहेंगे डी फॉर डिग्री, सी फॉर कार्डिनैलिटी, है ना। तो अगर हम कहेंगे डी फॉर डिग्री, तो 1 2 3 4 5, 5 डिग्री होगी। कार्डिनैलिटी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 18 18 ठीक है, क्योंकि रोज रोज मल्टीप्लाई, अगर हम गलत नहीं है तो कार्डिनैलिटी एंड डिग्री एंड दैट योर कमांड कौन सी? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बाय द वे टीचर भाई साहब कहाँ है? लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर होंगे तब ना। लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। एक सेकेंड, आंसर क्या लिखा हुआ है? इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया लगता है, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, okay, so this question is missing here, yeah. So हमारी क्वेरी आती होगी, अले भाई कहाँ पर तुम चले गए? जेल है, ठीक है। तो इसकी क्वेरी हम खुद ही लिखते हैं अभी हम, ठीक है। ओके, सो नेम, ऐड अ न्यू कॉलम, ऐड अ न्यू कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऑल्टर, एल स्पेलिंग, हैंड राइटिंग भी ना कभी कभी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? ऐड अ न्यू कॉलम टीचर इन स्ट्रीम टेबल, ठीक है। स्ट्रीम क्या करना है? ऐड करना है, किसको? टीचर इन चार्ज को, ठीक है। इंसर्ट भी करना है डेटा उसके अंदर, है ना। इंचार्ज को, ओके। तो टीचर इंचार्ज, उसका नाम आएगा ना, तो वेर कैर दे देते हैं 30। सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर टेबल, सुपर डुपर कूल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर दीजिए, एट्रीब्यूट का नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उसमें डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको अपडेट कमांड लगानी पड़ेगी। अपडेट, टेबल का नाम इज स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर अपडेट स्ट्रीम, सेट क्या करेंगे? टीचर इन चार्ज इज इक्वल्स टू, मैंने कहा सोनल, ठीक है। तो वो हर जगह सोनल आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दूँ क्या, ताकि दिख भी जाएगा, है ना। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि ये कमांड आपको 3 बार चलानी होगी। सो अपडेट, टेबल का नाम है जी स्ट्रीम, और क्या है? अपडेट, टेबल का नाम है स्ट्रीम, तो क्या करोगे? सेट, सेट करने के बाद में टीचर CHARGE इज इक्वल्स टू, मैंने कहा सोनल, ठीक है। और मैं कहूँगी वेयर ST कोड इज इक्वल्स टू S01, और फिर आप ये क्वेरी 3 बार चलाओ, तीनों के नाम लिख दो, ठीक है। ये हो गया, ओके। सो अब हम करते हैं लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तब आप क्या करोगे? अब इसको मैं रब कर देती हूँ, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी, है ना। तो यहीं पर दूसरी क्वेरी लिख देते हैं। सेलेक्ट, और क्या करोगे? नेम, कॉमा, ठीक है, फ्रॉम, स्टूडेंट को S दे दिया, स्ट्रीम को ST नाम दे दिया, ठीक है। वेयर S.ST कोड इज इक्वल्स टू ST.ST कोड,
राइट, सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू फैच द डेटा। ठीक है, अब इसमें S1 S2 लिखा है, इट्स ओके, टोटली फाइन। नेक्स्ट क्वेरी दैट वी हैव विच इज इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अगेन अप्लाइड ऑन स्टूडेंट एंड स्ट्रीम। ठीक है, अब फिर से अगर हम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक नया कॉलम जुड़ गया ना, तो रो तो नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 6 रो थी और 3 थी, 18 तो कार्डिनलिटी होगी, लेकिन कॉलम एक बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 6 क्या हो जाएंगी डिग्री। ठीक है, तो 6 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, राइट, ओके, सो 6 डिग्री और 18। ठीक है, सो लाइक हाउ वी विल बी टू क्रिएट दिस, राइट। आई होप भी मतलब काफ़ी बार इधर उधर आने जाने के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ आपको करा देते हैं, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, तो बीच बीच में फ्लो टूट जाता है, कोई ना कोई आ जाता है या फिर कोई क्लास का टाइम हो जाता है, तो उतने में फिर फ्लो टूट जाता है, तो भूल जाते हैं कि कहाँ से कराया था। तो बीच में से एक चीज़ है जो रह गई आपकी थोड़ी सी, तो देखो अब उसको करवा देते हैं। तो देखो क्या चीज़ है आपके पास में, मैक्सिमम प्राइस। अभी आप क्या करो, पहले तो देखो इसको लिख लेते हैं, पी नेम, फिर आपके पास में आता है मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, फिर आपके पास में आता है मिनिमम प्राइस। ठीक है, हो गया, ओके। अब आप देखो पी नेम की बात करते हो, तो पी नेम में WP लिख देते हैं वॉशिंग पाउडर के लिए, टूथपेस्ट के लिए TP लिख देते हैं, सोप के लिए SOAP ही लिख देते हैं, TP लिख देते हैं। ओके, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम तो ग्रुप बाय कर रहे हैं, है ना। सो आपके पास में क्या है, WP TP सोप और शैम्पू, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि भाई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखिए इसमें क्या आ रहा है, वॉशिंग पाउडर में 120 ही है, मिनिमम भी 120 ही है, क्योंकि इसके अलावा तो क्या ही करोगे। फिर टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट में देखो मैक्सिमम क्या है आपके पास में, 65 जिसको बोलोगे। देन यू हैव 54 हेयर। सोप में 38 एंड दिस साइड 25। शैम्पू में 245 ही मैक्सिमम है, और यही ठीक है, क्योंकि टूथपेस्ट और सोप तो 2-2 बार है ना, तो उसमें तो हो ही जाएंगी चीज़ें। तो लाइक हाउ दिस आउटपुट आपका शो होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, ऐड अ न्यू कॉलम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है, ये तो आपका डेटाबेस है। ठीक है, और आपकी जो टेबल है इन्वेंटरी। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर दीजिए डिस्काउंट, और इसमें कुछ बता नहीं रखा है तो आप इंटीजर, दैट्स इट, लाइक हाउ यू विल बी क्रिएटिंग इट। तो कुछ बता नहीं रखा है तो इसलिए इट्स ओके अगर आपने 92 दे दिया डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास में आता है नो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन LXI मॉडल। ठीक है, लार्ज एक्सेल होगा, है ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोई भी आपके पास में मॉडल अवेलेबल, नो डिस्काउंट, डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो आप लिखोगे अपडेट, क्योंकि डिस्काउंट अभी अभी तो ऐड किया है ना, तो अपडेट। टेबल का नाम क्या था, इन्वेंटरी, और सेट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, ओके। सो अगर हम करेंगे, ओके, सो मैंने ये नहीं लिखा, तो वेयर मॉडल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये चेक कर लेना। बाकी आपने 0 लिखा है तो इट्स ओके, टोटली फाइन है, आप 0 भी लिख सकते थे। देन आप क्या करोगे, ओके, ये दोबारा आ गया हमारे पास। ओके, सो फिर मूव करते हैं अगली क्वेरी की तरफ। तो ये होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, इसके आंसर्स आपको यहाँ आगे है जो मैंने लिख दिए हैं, खैर, राइट।
तो ये हमारी सारी क्वेरीज होगी, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको पहले करना सारी क्वेरीज को, और उसके बाद में जो है आप अपने आंसर्स को बेसिकली चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जितना भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने इसको स्लाइड्स के अंदर लिया ताकि ईजी हो जाए, फटाफट से आपको चीज़ें बता पाएँ, है ना। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें कर दी आप लोगों के लिए। अब अगली क्लास में मैं पैंडास के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के कराऊंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखी, लास्ट क्वेरी थी हमारी, तो हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब ऑल दी बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। फटाफट से तैयार हो जाइए, ठीक है, और पढ़ने लग जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।